अब पहली बात तो तेजस्वी पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं या नहीं, उस पर भी मुझे शक है। उस अभी भी लालू जी तो हैं ही, उनके पूज्य पिता बैठे ही हुए हैं पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही। अब जानता मैं नहीं हूँ, हो सकता है अंदर में तेजस्वी ने कुछ अपनी राय रखी हो, लेकिन ऐसे देखिए ओसामा राजनीति में है तो कोई हरि कीर्तन करने के लिए नहीं आए हैं ना, नहीं कीर्तन करने के लिए नहीं आए हैं राजनीति में लोग आते हैं, वो कुर्सी के चक्कर में आते हैं, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, ये बनने के लिए, वो बनने के लिए। तो अब दर्शक जानना चाहेंगे कि अचानक क्या हुआ है कि इनको बिल्कुल शामिल किया गया, एकदम सारे गिले शिकवे दूर हो गए और भारत मिलाप हो गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह मैं दर्शकों को बताऊं, है ना, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, ये AK-47 लेके खड़े हैं और अभी इनको बड़े धूमधाम के साथ भाजपा में शामिल किया गया है। इनके बेटे विशाल प्रशांत को तरारी विधानसभा उपचुनाव से खड़ा किया गया है। एकमात्र पहचान तो यही ना है कि हिना शहाबुद्दीन की पत्नी है और ओसामा उसके बेटा है, और तो कोई दूसरी पहचान नहीं है। तो ये पहचान कोई बहुत अच्छी पहचान तो नहीं है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा फिर से जो है घर वापसी किए हैं। RJD में शामिल होकर फिर से राजनीति गर्म हो गई। आपको बता दें कि बीते दिन जो है काफ़ी दूरी बन गई थी, क्योंकि शहाबुद्दीन के मृत्यु होने के बाद जो है परिवार से काफ़ी दूरी बनाए हुए थे राजद, उनके घर तक नहीं गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या चाल चला, क्या 2025 का चुनाव का कुछ बड़ा राजनीति मुद्दा उठेगा जिसके कारण जो है MY फैक्टर को सेंधने की जो साजिश थी उसे अपने खेमे में लाने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्वाभिष अमिताभ दास सर हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, अब तो फिर से जो है शहाबुद्दीन के पुत्र और उनकी पत्नी दोनों फिर से राजद में लालटेन थाम लिए हैं, क्या कहेंगे? ये दर्शकों को पता ही होगा, ये भी गर्मा गर्म खबर है। जो मोहम्मद शहाबुद्दीन था, काफ़ी खूंखार अपराधी था, उसकी पत्नी हिना और शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा दोनों राजद में शामिल हो गए हैं। बाकायदा जो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू यादव, उनकी मौजूदगी में, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में। तो एक बड़ी खबर है बिहार की राजनीति की। अब शहाबुद्दीन के बारे में तो दर्शकों को खास बताने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत खूंखार अपराधी था, माफिया सरगना था, 4 बार सीवान का सांसद रहा था। और बिहार में जो जंगल राज की बात होती है, लालू राबड़ी राज को, एक तरह से आप इसको जंगल राज का चेहरा मान सकते हैं। और सिवान में 1 दशक तक इसने काफ़ी नंगा नाच किया, काफ़ी हैवानियत की। और जानते होंगे लोग, एक चंदा बाबू व्यवसायी थे, उनके 2 बेटों को इसने तेज़ाब से जलाकर मरवा दिया था। एक तीसरे बेटे की गोली मारकर हत्या करवा दी थी। उसके बाद शहाबुद्दीन ने उस समय जब संजीव सिंघल SP हुआ करता था सिवान का, तो उस पर भी इसने गोलियां चलाई थी, SP को भागना पड़ा था। फिर प्रतापपुर कांड हुआ था शहाबुद्दीन की वजह से, शहाबुद्दीन के गुंडे ने एक DSP को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद पुलिस इतनी उत्तेजित हो गई थी कि सिवान पुलिस ने शहाबुद्दीन के गांव पर रेड किया, प्रतापपुर पर, उसमें 7-8 लोग मारे गए थे। शहाबुद्दीन के बारे में कहते हैं कि बुर्का पहन के भागा था। तो बहुत इसकी वजह से बिहार की पूरे हिंदुस्तान में बहुत बदनामी हुई थी और बहुत एक खूंखार चेहरा था बिहार का। बाद में जब तिहाड़ जेल चला गया तो वहाँ इसकी हेकड़ी गुम हो गई थी और फिर तिहाड़ में ही कोरोना का शिकार हो गया। 2021 में 3 साल पहले उसकी मौत हो गई। उसके बाद से लेकर अब तक 3 साल तक देखा गया कि जैसा आपने कहा कि राजद शहाबुद्दीन परिवार से दूरी बना रहा है। जैसे कि मतलब शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि लालू या तेजस्वी कोई गए सांत्वना देने के लिए या ये करने के लिए, मातम पुरसी के लिए। फिर बीच में तेजस्वी यादव जब सिवान जाते भी थे तो हिना शहाब से मुलाकात तक नहीं होती थी, एक मंच पर नहीं दिखाई देते थे। फिर जो अभी 2-3 महीने पहले लोकसभा के चुनाव हुए तो उसमें भी हिना शहाब को नहीं खड़ा किया, सिवान ने अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया। ये सब बातें हुई। तो अब दर्शक जानना चाहेंगे कि अचानक क्या हुआ है कि इनको बिल्कुल शामिल किया गया, एकदम सारे गिले शिकवे दूर हो गए और भारत मिलाप हो गया। तो उसकी सबसे बड़ी वजह मैं दर्शकों को बताऊँ, सबसे बड़ी वजह है PK फैक्टर, प्रशांत किशोर का प्रभाव है। प्रशांत किशोर, दर्शक जानते हैं, जन स्वराज पार्टी लॉन्च करके घूम रहे हैं और प्रशांत किशोर की नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि 75 मुसलमानों को टिकट देंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। और वो तो खुलेआम कहते हैं कि राजद के लालटेन में मुसलमान किरासन तेल बने हुए हैं 30 साल से, तो उस किरासन तेल को हम बाहर निकाल देंगे। और सिर्फ बोल ही नहीं रहे हैं, अभी बाकायदा उन्होंने बेलागंज में मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है, मोहम्मद अमजद को। तो इस PK की वजह से कहीं ना कहीं लालू यादव और तेजस्वी को टेंशन हो गया है। इन लोग को लग रहा है कि राजद का जो मूल जो जनाधार है, माई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, जिसके बल पर लालू राबड़ी ने 15 बरस तक बिहार पर राज किया,
कहीं ना कहीं उसमें प्रशांत किशोर सेंधमारी कर रहे हैं। और इसकी चिंता हो गई है कि अगर प्रशांत किशोर ने सच में मुसलमानों को तोड़ लिया हमारी समीकरण से, तो राजद की हालत तो पतली हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यही डर है जिसकी वजह से अचानक एक बहुत ही मतलब नाटकीय घटनाक्रम में उसामा और हिना दोनों को शामिल कराया गया। और वो भी अभी ऐलान है 13 नवंबर को अभी मतदान होने हैं, 4 जगह उपचुनाव हैं। और उसमें तो उसामा के अभी से बेलागंज जाने की बात भी शुरू हो गई है, वहाँ के मुसलमान मतदाताओं को रिझाने के लिए कि आप राजद को वोट दें, लालू का साथ नहीं छोड़ें। तो अभी देखिए जो एक वजह है वो है पीके फैक्टर। लेकिन मेरी समझ में इस तरह से मतलब राजद ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है उसामा और हिना को शामिल करा के, क्योंकि बीच में लग रहा था कि जो तेजस्वी यादव एक नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं, जंगल राज की जो छाया थी उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो फिर वही बात हो गई और अब विरोधियों को भी हमलावर होने का मौका मिल गया कि अब तो फिर उसी जंगल राज को कंटिन्यू कराना चाह रहे हैं। जी, तो क्या लगता है कि अभी 4 जगहों पर उपचुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ललटेन में से तेल निकालने की कोशिश हो रही है? अगर ऐसा शामिल किए तो कुछ तो लीक करेगी, क्योंकि जो विश्वास था वो तो टूट जाएगा ना फिर। नहीं, वो बात तो है ही ना। वो बात है कि जिस तरीके से इन लोगों ने हड़बड़ी दिखाई है और शामिल किया है, और मतलब कहीं ना कहीं लालू यादव और तेजस्वी की से असुरक्षा दिखाई दे रही है। आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक निकल रहा है, इसलिए आप उसामा और इसको ला रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि बेलागंज में या और जो 3 जगह उपचुनाव है कहीं से कुछ खास असर देखने को मिलेगा, क्योंकि उसामा इतना बड़ा भी नेता नहीं है बिहार का कि वो बिहार के पूरे बिहार पर वो मतलब प्रभाव छोड़ दे। इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है सिवान और उसके आसपास के हिस्सों में, सारण, गोपालगंज वगैरह सब में कुछ उसकी पकड़ हो, वहाँ भी ऐसी पकड़ नहीं है। देखिए, हिना साहब खुद 3 बार चुनाव लड़के हार चुकी हैं, तो ये भी मान लेना कि बिल्कुल हिना साहब की जागीर ही है सिवान, ये मान लेना भी गलत होगा। और ये भी मैं नहीं मानने को तैयार हूँ कि उसामा इतना बड़ा बिहार के नेता हो गए हैं कि उनके बोलने पर बेलागंज के मुसलमान भी हिल जाएंगे, रामगढ़ के मुसलमान भी, तराड़ी के मुसलमान भी, ऐसी भी स्थिति नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि लालू और तेजस्वी को इससे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन ये लोग एक नुकसान होगा। हाँ, नुकसान की ज़्यादा संभावना। वही हमने कहा ना कि विरोधियों को एक हमलावर होने का मौका मिल गया। क्या फिर उसी जंगल राज की, अब तो जैसे पलटू राम हमेशा डराते रहते हैं ना। हाँ, पलटू राम हमेशा डराते हैं ना, 2005 के पहले का बिहार, 2005 के पहले का बिहार। तो यदि आपने देखिए उसामा और हिना की क्या पहचान है, ऐसा नहीं कि कोई लोग बहुत बड़े समाज सेवी हैं या बहुत बड़े लेखक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। एकमात्र पहचान तो यही ना है कि हिना शहाबुद्दीन की पत्नी है और उसामा उसके बेटा है, और तो कोई दूसरी पहचान नहीं है। तो ये पहचान कोई बहुत अच्छी पहचान तो नहीं है। एक माफिया, हाँ, बैकग्राउंड तो गंदा है ना। एक माफिया की पत्नी, एक माफिया का बेटा है, तो ये बहुत कोई गौरवशाली अतीत तो है नहीं। उसको जब आप लाइएगा तो फिर जो शहाबुद्दीन जो बिहार के एक बुरे सपने की तरह था, 90 के दशक में पूरे देश में बिहार की जो एक बहुत ख़राब छवि बन गई थी और एक बहुत बदनामी हो गई थी बिहार की शहाबुद्दीन जैसे लोगों को लेके, तो फिर आप उसी विरासत को कंटिन्यू कीजिएगा तो नुकसान ही हो सकता है ज़्यादा। जी, तो क्या लगता है तेजस्वी को कुछ अब फिर अलग करना चाहिए इसको लेकर के? अब पहली बात तो तेजस्वी पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं या नहीं, उस पर भी मुझे शक है। उस अभी भी लालू जी तो हैं ही, उनके पूज्य पिता बैठे ही हुए हैं पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही। अब जानता मैं नहीं हूँ, हो सकता है अंदर में तेजस्वी ने कुछ अपनी राय रखी हो कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन लालू ने फिर उनको मतलब फटकार लगा दी हो। उसामा को विधायक 2025 से विधायक के लिए हो सकता है कि लड़ाएंगे, तो क्या उनकी मम्मी को जो है राज्यसभा का कहीं टिकट के लिए फिक्सिंग? हाँ, इसकी संभावना है। आप मान लीजिए उसामा का तो एक मिनट लगभग पक्का ही समझिए कि विधानसभा में खड़ा होगा, तो अब हिना साहब भी कैसे छूटेंगे? पत्रकारों ने जब पूछा था कि क्या 2025 में उसामा लड़ेंगे तो पार्टी निर्णय लेगी, इसका मतलब कुछ तो है। ये तो देखिए एक स्टॉक रिप्लाई होता है कि कैसे कहेंगे कि हम खुद वो लोग पार्टी पर फेंक देते हैं कि पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन ऐसे उसामा, देखिए उसामा राजनीति में है तो कोई हरि कीर्तन करने के लिए नहीं आए हैं ना। नहीं। कीर्तन करने के लिए नहीं आए हैं राजनीति में। राजनीति में भी लोग आते हैं, वो कुर्सी के चक्कर में आते हैं, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, ये बनने के लिए, वो बनने के लिए। तो ये तो तय है कि उसामा जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और हिना भी क्यों बैठी रहेंगे, उनको भी कुछ आश्वासन तो मिला ही होगा कि आपको मतलब राज्यसभा भेजा जाएगा। एक और कोई आश्वासन मिला होगा, बहुत तरह के आश्वासन हो सकते हैं। यदि हमारी सरकार आएगी तो आप मंत्री बन जाइएगा, आपको अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बना देंगे। आश्वासन तो 1000 तरह के हो सकते हैं। एक तरफ नहीं लग रहा कि 2025 का जो चुनाव है नज़दीक अब आने होने मोटा मोटी 12 महीने रह गए हैं। हाँ, जी, तो उसमें जो है एक एनडीए को एक मुद्दा मिल गया है। देखिए मुद्दा क्या मिलेगा, एनडीए खुद, एनडीए में कौन संत लोग बैठे हुए हैं? ये तो देखिए सुनील पांडे हैं, है ना, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। ये AK-47 लेके खड़े हैं
और अभी इनको बड़े धूमधाम के साथ भाजपा में शामिल किया गया है। इनके बेटे विशाल प्रशांत को तरारी विधानसभा उपचुनाव से खड़ा किया गया है। और एनडीए में खुद क्या हालत है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह माफिया डॉन के आज्ञाकारी चपरासी बने हुए हैं। तो इस हमाम में सब नंगे हैं। यदि एनडीए वाले कहते हैं लालू को कि आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये तो एक देहात में जो कहावत है कि चलनी दूसरे सूप को, वही वाली बात हुई ना कि चलनी सूप को क्या तो बोलेगी। इस गर्त से कौन निकालेगा बिहार को फिर? यहाँ की पब्लिक निकालेगी। अगर इस गर्त में बिहार चला गया है तो यहाँ की पब्लिक का दोष है ना। यहाँ की पब्लिक जो है वो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपराधियों को हीरो बनाती है। मैंने पढ़े लिखे भूमिहारों को देखा है अनंत सिंह की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे राजपूतों को देखा है आनंद मोहन की दलाली करते हुए। मैंने पढ़े लिखे मुसलमानों को देखा है शहाबुद्दीन की दलाली करते हुए। और जब क्राइम बढ़ेगा तो सब बैठ के नेहरू जी को क्रिटिसाइज करेंगे। तो गर्त से तो बिहार की जनता निकालेगी, और कौन निकालेगा। तो क्या लगता है 2025 में कुछ नया बिहार दिखेगा? अब बहुत ज़्यादा तो देखिए मुझे उम्मीद नहीं है। 2025 में अब समय ही कितना रह गया है। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं 29 अक्टूबर को। अब 1.5 महीने बाद 2025 आ जाएगा। तो 2.5 महीने में कौन चमत्कार होने वाला है कि मैं बहुत उम्मीद बांध लूँ। कोई खास उम्मीद नहीं है। शामिल हो गए, लग तो नहीं रहा था लेकिन फिर भी शामिल हो गए। हाँ। इस तरह से कुछ नया बिहार तो ओसामा का शामिल होना तो कोई बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं है कि उसके लिए कुछ उम्मीद बन जाए। उसे तो उम्मीद घटती ही है। देखिए क्या होता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा बिहार की जनता को देखना पड़ेगा। जनता कालिदास की तरह हो गई है, जिस डाल पर बैठी है उसी को काटती है, जिस बिहार में रहती है उसी को बर्बाद करने में लगी हुई है। जी धन्यवाद। तो आपने सुना कि जिस तरह से ओसामा शामिल हुए आरजेडी में, तो कुछ बिहार में खास होने वाला नहीं है। और जैसा देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने फिर से जो घर वापसी करवाया है ओसामा को, तो कहीं ना कहीं लग रहा है फिर से 2005 से पहले का वो दृश्य न दिखे, ऐसा अनुभव किया जा रहा है। क्योंकि उनके पिता लालू प्रसाद यादव के जो कार्यकाल रहे, ये जो सहयोगी जो रहे, बाहुबली जो नेता रहे, कई ऐसे रहे थे जिन्होंने 2005 का जो पहले जो बिहार था उसको तार किया था। अब इस गत से कैसे बिहार निकलेगा ये बिहार की जनता सोचेगी। लेकिन हमें देखना होगा 2025 का जो चुनाव है कैसे बिहार को विकास की राह पर इस गत से बाहर निकालता है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहे एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।